देखिए पिछले क्लास में हम लोग डिमांड शुरू किए थे, हाँ, और आज हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा क्वेश्चन बने। एनसीईआरटी में एक चीज़ ध्यान रखिए, घर पे जाइए एनसीईआरटी खरीदिए। एनसीईआरटी के जितना बॉक्स है, जितना बॉक्स में फिगर है डिफिनेशन वाला, सभी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसमें दिया हुआ है एक डिफिनेशन, इसने ही कहा, मार्शल ने कहा, रॉबिन्स ने कहा प्रोडक्शन के बारे में। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हम लोग 10 क्वेश्चन बनाए तो उसमें 5-6 डिफिनेशन ही दिया हुआ था, तो बनाते बनाते वो याद, उसमें कुछ समझना ही नहीं है, किसने दिया याद रखना है। क्लियर है? अब इस जो डिमांड थ्योरी है नहीं, कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी एनालिसिस गोसेन का पहला नियम, गोसेन का दूसरा नियम। तो गोसेन ने क्या कहा था, गोसेन पहला नियम के बारे में क्या कहे, दूसरे नियम के बारे में क्या कहे, मार्शल क्या कहे, ये सारा डिफिनेशन बॉक्स में करके दिया हुआ है। आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी भी अगर मिले इकोनॉमिक्स का तो खरीद लीजिएगा, ओल्ड एनसीईआरटी में भी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। नया एनसी तो मिलेगा, प्लस यहाँ से हम लोग देखें तो हम लोग देखो डिमांड में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये सारी बातें हम लोग कंसेप्ट डिमांड पढ़ लिए थे, परिभाषा भी पढ़ लिए थे। परिभाषा अलग अलग व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, अलग अलग इकोनॉमिक्स के द्वारा, वो भी पढ़ लिए थे। और ये डिमांड फंक्शन है, हमारा डिमांड का फार्मूला है, ये भी हम डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग आज जो देखेंगे वो हम लोग को पढ़ना है चैप्टर से, यानी कि जो टॉपिक है डिमांड फंक्शन। क्या पढ़ना है? डिमांड फंक्शन। तो कॉपी निकालिए, लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ। लिखिए डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन, मांग फलन, मांग फलन, क्या बोलेंगे? मांग फलन। मांग फलन, ये मांग फलन क्या है पहले समझते हैं। तो देखो जो डिमांड फंक्शन है, शो रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट। ये क्वेश्चन भी है कहीं ना कहीं। डिमांड में जो हमारा फैक्टर्स है, जो डिटर्मिनेंट्स है, उसका जो फंक्शनल रिलेशन है ना, क्या है? फंक्शनल यानी कि फलनात्मक संबंध, वो जो रिलेशन है उसी को डिमांड फंक्शन कहते हैं। जैसे सामान्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, या जब देखिएगा इसको नोटेशन में ऐसे लिखा होता है dx इज द फंक्शन ऑफ px, जहाँ पे dx क्या है? क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी x, वस्तु x के लिए डिमांड, वस्तु x के लिए प्राइस। लेकिन डिमांड के अलावा अदर फैक्टर भी हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। जैसे क्या है? जैसे सबसे पहला है ना प्राइस ऑफ एक्स, एक फैक्टर हुआ। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं का मूल्य। तो आज के क्लासेस में देखेंगे संबंधित वस्तुएं होती क्या है। वैसे ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापित वस्तुएं। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापित वस्तुएं। जैसे एक सामान के स्थान पर दूसरे सामान का जो उपयोग करते हैं तो उसके हम लोग सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये भी पानी का बोतल है, ये भी पानी का बोतल है, एक किसका है? एक इनले का है, एक किसका है? बिस्लरी का है। दोनों का काम क्या है? प्यास बुझाना। लेकिन अगर ये नहीं, अगर हम बाज़ार जाते हैं और कहते हैं बिस्लरी का पानी दीजिए, तो कहता है मेरे पास ए ब्रांड का नहीं है, ए ब्रांड का है, यानी किसके का दूसरा है, ये इसका सब्स्टिट्यूट हुआ। क्या हुआ? इसका सब्स्टिट्यूट हुआ। उसी तरीके से मोबाइल खरीदते हैं, तो एलजी का भी मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, सोनी का मोबाइल आता था, रेडमी का है, रियलमी का है, लक्स है, हमाम है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स देखो हम आराम से, जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापित वस्तुएं, या इसको स्थानपन्न वस्तुएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानपन्न वस्तुएं। और इसका एक और नाम है कॉम्पिटिटिव गुड्स, है ना। कॉम्पिटिटिव गुड्स समझ रहे हैं? कॉम्पिटिटर है, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स को कॉम्पिटिटिव गुड्स भी कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर है? तो बाजार में
जब हम मांग के बारे में पढ़ते हैं तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का भी ध्यान रखना होता है ना। नहीं देखते हैं, जैसे हम कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो पहले सामान देखते हैं और ब्रांड भी देखते हैं और प्राइस देखते हैं भाई कि दोनों में से ब्रांड दोनों अच्छा है। जैसे मान लीजिए जब मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए, जैसे मान लिया कि आप जो है आयरन खरीदने के लिए गए, तो अब जानते हैं फिलिप्स भी अच्छा है और आप जानते हैं कि एंकर भी अच्छा है, दोनों अच्छी कंपनी है, दोनों एक दूसरे का कॉम्पिटिटर भी है। आयरन ए भी बनाती है, आयरन ए भी बनाती है। हम देखते कंज्यूमर क्या देखता है, प्राइस देखता है ना, क्या देखता है, प्राइस कंपेयर करता है दोनों में से कि जिसका दाम कम रहेगा हम उसी खरीदेंगे। तो देखते होंगे एक ही तरह का आयरन है, एक ही तरह का गाड़ी है। जब आप मारुति खरीदते हैं तो गाड़ी मारुति का भी अच्छी है, होंडा का भी अच्छा है, हुंडई का भी अच्छा है। तो जब बाज़ार हम लोग जाते हैं तो ब्रांड भी देखते हैं और पैसा भी देखते हैं। अगर मान लिया कि हमारा ब्रांड बहुत अच्छा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो फिर दिक्कत होगा। तो इस चीज़ को देखना होता है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में सिर्फ प्राइस नहीं होता है बल्कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी आपका होता है कि नहीं। तो देखिए बेसिकली हम लोग लिखते हैं, पहले लिखो मीनिंग ऑफ डिमांड फंक्शन, मीनिंग ऑफ डिमांड फंक्शन है ना, मांग फलन का अर्थ। मांग फलन वस्तुओं की मांग और है ना उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच फलनात्मक या कार्यात्मक है ना संबंध, अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। मांग फलन वस्तुओं की मांग और उसको प्रभावित करने तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को बतलाता है, ठीक है, को बतलाता है। डिमांड फंक्शन लिख लो इंग्लिश में, जिसका लिखना है डिमांड फंक्शन shows functional relationship between quantity demand and different factors or determinants affecting it। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी नहीं हिंदी वाले को? बहुत स्लो लिखा दिए हैं। हाँ, अब जो है ये जो देखते हैं कि ये जो डिमांड फंक्शन है वो दो तरह का होता है, लिख लो ऐसे करके बना कर लिखिए। डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इसको कहते हैं व्यक्तिगत, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, व्यक्तिगत मांग फलन, इसको बोलेंगे बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन, बाजार मांग फलन ये होता है। तो अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड फंक्शन है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन है ना, उसके बाद रहता है कि इनकम डिमांड फंक्शन,
उसमें से रहेगा ऊपर में से कोई दो सही तो दोनों सही हो जाएगा कोई नहीं। तीसरा के क्वेश्चन में आप इसको ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब देखो जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है वो एक व्यक्ति के डिमांड और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध को बताता है, और जो बाजार वाला है वो पूरे बाजार को, ऐसा कोई फैक्टर जो पूरे बाजार को प्रभावित कर दे, मांग को प्रभावित कर दे। तो देखो जो अब इसका जो डिमांड फंक्शन लिख लो, डिमांड फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, जरूरी नहीं है लिखो ना, ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है। जो डिमांड फंक्शन है ना, फिर से बना लो, डिमांड फंक्शन यानी मांग फलन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, अब बाजार मांग फलन को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो बाजार मांग वाला है उसमें दो चीज़ एक्स्ट्रा जुट गया है ना, एक हो गया एन, एक हो गया वाई डी। अब सबका हम मतलब बताएंगे और सबको डिस्कस करेंगे। लिख लिए, डी एक्स is the function of px pr y t e, mdx, md मतलब मार्केट डिमांड, ठीक है, लिख लिए सब। चलो अभी लिख दिए पहले से तो आप आराम से लिख लिए, नहीं तो ये नहीं दिखता है वो नहीं दिखता है। अब लिखो वेयर, सबका मतलब दिखा देते हैं। वेयर, वेयर हिंदी में बोल देते हैं, लिखो ना डी एक्स मतलब वस्तु x की मांग, यहाँ लिखा हुआ अंग्रेजी में वस्तु x के लिए मांग। MDS का मतलब क्या हो गया, बाजार है ना, वस्तु x के लिए बाजार मांग, ठीक है। PX, हाँ MD मतलब मार्केट डिमांड, और PX का मतलब हुआ प्राइस ऑफ कमोडिटी x, मतलब वस्तु x का मूल्य। मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी x, बाजार मांग के लिए वस्तु x या वस्तु x की बाजार मांग। उसके बाद आइए PX मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी x, वस्तु x का मूल्य। PR का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं का मूल्य, संबंधित वस्तुओं का मूल्य। फिर देखिए इनकम ऑफ कंज्यूमर, वाई का मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय। टी का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, वस्तु है ना, उपभोक्ता की पसंद एवं स्वाद, ये उपभोक्ता की स्वाद एवं पसंद, उपभोक्ता की स्वाद एवं पसंद। ई का मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू चेंज प्राइस, भविष्य में। ई का मतलब भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन की संभावना, भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन की संभावना, भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन की संभावना। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की संख्या। एन का मतलब लिखो एन, एन कैपिटल एन, उपभोक्ता की संख्या, या ब्रैकेट में लिखो जनसंख्या। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वाई डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब आय का वितरण, आय का वितरण। हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो देख रहे हैं ना सर, ये बहुत ज़रूरी समझना है। यही सब जो है मांग को प्रभावित करने वाला तत्व है। अगर ये पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन से मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो इसमें से जितना लिखाए हैं सभी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ जानते थे कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, लेकिन अब यहाँ पर जाने के नहीं, प्राइस के अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो मांग को प्रभावित करती हैं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से खोजिएगा कि भाई सर बताए थे कि रिलेटेड गुड्स, सर बताए थे इनकम भी है, टेस्ट भी है, फ्यूचर है ना, टेस्ट होता है ना
कि टेस्ट, अगर बाज़ार जाते हैं सामान सस्ता है और टेस्ट नहीं है तो खरीदिएगा, नहीं खरीदेंगे। तो सब कुछ देखता है। अब टेस्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है मन का टेस्ट, एक होता है जीह का टेस्ट। होता है ना, मन का टेस्ट और जीह का टेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक सीख गए हैं। अब एक एक को हम लोग और डिस्कस करेंगे। अब हेडिंग दे दो, हेडिंग दे दो कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। फिर से फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। तो सबसे पहला तत्व क्या है, लिखो, वही वस्तु X का मूल्य। वस्तु X का मूल्य जानते ही हैं, वस्तु X का मूल्य क्या कहता है। देखो वस्तु X का मूल्य क्या कहेगा, आप जानते ही हैं। क्या जानते हैं कि हाइयर द प्राइस लोअर डिमांड और लोअर द प्राइस हाइयर डिमांड। इसको बस डायग्राम बना लीजिए, है ना। हम पढ़े हैं ना, हाइयर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस हाइयर डिमांड, पढ़े हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। सेकेंड वाला जो आपका फैक्टर्स है वो क्या है, देखो सेकेंड वाला फैक्टर है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ए वाला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी संबंधित वस्तुओं का मूल्य, संबंधित वस्तुओं का मूल्य, संबंधित वस्तुओं का मूल्य। चलिए फिर से हम लोग बोर्ड पे आते हैं। देखो लिखो जी, रिलेटेड गुड्स, हेडिंग दे दो, रिलेटेड गुड्स, या इसी को बोलते हैं संबंधित वस्तुएं। संबंधित वस्तुएं इसी बना लीजिए, संबंधित वस्तुएं। पहला लिखो सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित वस्तुएं, बताए ही हैं, या स्थानपन्न, स्थानपन्न वस्तुएं। ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक वस्तुएं। ऐसे बना लीजिए। अगर आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा रिलेटेड गुड्स है, अब नीचे ऑप्शन देगा सब्स्टिट्यूट गुड्स और द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्या टिक लगाइएगा, दोनों है। दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वैसे गुड्स को कहते हैं जिसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। जैसे चाय है, कॉफ़ी है, लक्स है, हमाम है, रियलमी है, रेडमी है, मोबाइल का नाम है ना। जैसे मारुति है, हुंडई है, ये वाला पेन है, चाहे एक और कोई पेन ले लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन देता है कि अब चाय है ना, तो चाय और चाय भी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, ब्रांड चेंज हो गया। जैसे ताज़ा का चाय है, ताजमहल का चाय है, गोल्डन टी है, तो इससे कन्फ्यूजन होना नहीं, यानी कि चाय भी अगर ब्रांड चेंज हो गया तो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। चाय कॉफ़ी तो है ही है। आई बस में जैसे मोबाइल ही खरीदते हैं, चाहे गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो गाड़ी में भी एक होता है कि आपका जो है टॉप लेवल का है, मिडिल लेवल का है, लो रेंज का है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं, अपने ब्रांड में भी सब्स्टिट्यूट हो गया। मारुति में भी सब्स्टिट्यूट है, बहुत सारे एक ही तरह गाड़ी है, सबका काम हमको पहुंचाना है। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। लिखो, पहले लिखो प्रतिस्थापित वस्तुओं का अर्थ, प्रतिस्थापित वस्तुओं का अर्थ, मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। लिखिए प्रतिस्थापित वस्तुएं, प्रतिस्थापित वस्तुएं वैसी वस्तुओं को कहा जाता है, प्रतिस्थापित वस्तुएं वैसी वस्तुओं को कहा जाता है जिसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, जिसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, जिसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दैट गुड्स विच आर यूज्ड फॉर ईच अदर, है ना, विच आर यूज्ड फॉर ईच अदर। एग्जाम्पल में लिखिए,
चाय और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, लक्स हमाम, रियलमी, रेडमी। अब समझ गए? हुंडई का कार, मारुति का कार, ETC कर दीजिए। अब समझ गए? अब उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, तो लिखो मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख लो, सब्स्टिट्यूट गुड्स इज आल्सो नोन एज कॉम्पिटिटिव गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स को कॉम्पिटिटिव गुड्स भी कहा जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स को कॉम्पिटिटिव गुड्स भी कहा जाता है। 3 चीज़ बताएं, प्रतिस्थापित, स्थानापन्न और कॉम्पिटिटिव गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को ऐसे ज्वाइंट गुड्स भी कहते हैं, कॉम्पिटिटिव गुड्स भी कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव, ठीक है। हाँ, प्रतिस्पर्धा करता है ना। अब लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दैट गुड्स, complementary goods are that goods which are used with each other, which are used with each other। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिसका उपयोग साथ साथ होता है या एक साथ होता है, जिसका उपयोग साथ साथ होता है या एक साथ होता है। जिसका उपयोग साथ साथ होता है या एक साथ होता है, ठीक है। जैसे कार और पेट्रोल, कॉमा, पेन और इंक, AC और इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल और सिम, है कि नहीं। मोबाइल अगर 1 लाख का हो, सिम नहीं है तो काम करेगा? हैं? फ़ोन और चार्जर नहीं होगा, ठीक है। ETC, चलो होगी। इस तरह से चीज़ जो होगी होगी, थोड़ा पुस्तकें भी पढ़िएगा, होगा। अब हो गया, अब हम लोग देखेंगे दोनों का डायग्राम। ये हो गया, ये तो सिर्फ मतलब हो गया। अब हेडिंग दे दो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापित वस्तुओं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापित वस्तुओं का चित्रीय निरूपण। देखो, एक है डायग्राम, एक दूसरा डायग्राम। देखिए, ये हम लेते हैं जो डायग्राम, ये मान ले टी का है, सॉरी कॉफ़ी का है, अरे टी का है। डिमांड कर बनता है ना इसे, ए डिमांड फॉर कॉफ़ी, ए डिमांड फॉर टी, ठीक है। ए मान ले कि शुरू में इसका जो दाम है इसका, कॉफ़ी का सबसे क्या है, चाय है ना, तो इसका जो प्राइस मान लिया कि अगर 15 रुपया है, ठीक है, इसका जो प्राइस है 10 रुपया है। क्लियर। तो ए मान लिया कि इसका डिमांड है ना, दिन भर में 100 कप बेच लेता था, इस दिन भर में 300 कप बेच लेता था। क्लियर। अब समझिए, देखो ध्यान से। अब मान लिया कि इसका जो प्राइस है ना, इसका जो प्राइस है बढ़ गया, बढ़ा दिया ये, और ये अपना प्राइस कर दिया सीधे जो है 14 रुपया। तो प्राइस बढ़ा तो इसका डिमांड घट गया, सीधे इसका डिमांड 100 पर आ गया, ठीक नहीं। इसके प्राइस, ये कुछ नहीं किया, इसके प्राइस बढ़ने के कारण इसको फ़ायदा हो गया, और जो इसका डिमांड है, इसका डिमांड क्या हुआ,
इसका डिमांड बढ़ गया, इसका डिमांड कितना हो गया, 300 हो गया। इसका 200 कस्टमर इधर आ गया, इसका डिमांड कितना हो गया, 300 हो गया। चेंज किसने किया, इसको, फर्क किसको पड़ा, इसको। इसी को बोले क्रॉस डिमांड भी कहते हैं, ठीक है। प्राइस चेंज किया टी, फर्क पड़ गया कॉफ़ी वाला को। अब इसका आंसर क्या हुआ कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम बढ़ता है तो हमारा ओरिजिनल डिमांड बढ़ जाएगा और मांग की रेखा दाईं तरफ शिफ्ट कर जाएगी। लिख लो, जब बाजार में यहाँ ए है, यहाँ बी है, जब बाजार में सब्स्टिट्यूट्स यानी प्रतिस्थापित वस्तुएं के मूल्य में वृद्धि होती है, जब बाजार में प्रतिस्थापित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, प्रतिस्थापित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, तब मांग ब्रैकेट ओरिजिनल, तब मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। तब मांग बढ़ जाती है और मांग की रेखा दाईं तरफ, देखो इधर दाईं तरफ शिफ्ट कर जाती है, खिसक जाती है, दाईं तरफ शिफ्ट कर जाती है, खिसक जाती है। When price of substitute goods increases, then demand ब्रैकेट में ओरिजिनल है ना इंक्रीजेज एंड डिमांड कर शिफ्ट राइटवर्ड। समझ में आ गया, डायग्राम बना लीजिए। डीसी मतलब डिमांड फॉर कॉफ़ी, डीटी मतलब डिमांड, हाँ टी मतलब कॉफ़ी, टी मतलब चाय। अब इसको बढ़िया से बना लीजिए, इसे वाई है, इधर हम लोग प्राइस लेते हैं, क्वांटिटी यहाँ टी कर लो, यहाँ कॉफ़ी कर लो। बता गया, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफ़ी, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर टी। हो गया। अब लिखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुओं का चित्रीय निरूपण। अब देखिए, एक डायग्राम है, एक दूसरा डायग्राम है। इधर है डिमांड फॉर कार, इधर है डिमांड फॉर पेट्रोल। डिमांड कर बनाए, डिमांड फॉर कार, डिमांड फॉर पेट्रोल। देखिए बोर्ड पर, एक कार जो है ना और पेट्रोल का, मान लिया कि पेट्रोल 70 रुपये लीटर था, तो ये 2000 लीटर पेट्रोल बिकता था और उस समय कार का दाम जो है ना 5 लाख रुपये एवरेज था। मान लिया 100 कार बिक जाता था बाज़ार में, वाई है, एक्स है। अब क्या हुआ कि जो पेट्रोल है ना उसका प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, यानी कि पेट्रोल का जो प्राइस है ना वो बढ़ गया और पेट्रोल का प्राइस बढ़कर हो गया 100 रुपया। तो जब पेट्रोल का प्राइस 100 रुपया हो गया तो इसका डिमांड घट के सीधे आपका जो है 1500 पर आ गया था। पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण उस समय कार का डिमांड घट गया था, क्योंकि लोग कार खरीदने से पहले
पेट्रोल का कीमत देखते हैं, माइलेज देखते हैं। तो कार का जो डिमांड है कि नहीं, घट कर जो है 100 से आ गया था 70 पर, यह आ जाता है, ये तो इमेजनरी है। अब देखिए दाम बढ़ा पेट्रोल का, दाम बढ़ा पेट्रोल का, फर्क पड़ गया कार का। अब कार का प्रोडक्शन कमेगा तो कार का प्रोडक्शन कमेगा तो इंजीनियर का डिमांड कमेगा, है ना। इंजीनियर का डिमांड कमेगा तो फोर्थ ग्रेड कलर का भी डिमांड कमेगा, प्रोडक्शन कमेगा तो चार्टेड अकाउंटेंट का भी डिमांड कमेगा। पेट्रोल का संबंध रोजगार से है। अब पेट्रोल का दाम बढ़ता है, देखते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ता है सब्जी का रेट बढ़ जाता है, यानी कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो, क्योंकि भाई हमारा ढुलाई कॉस्ट बढ़ जाता है ना। तो दोनों को क्रॉस डिमांड भी कहते हैं। एग्जाम्पल आगे हम क्रॉस डिमांड जब पढ़ाएंगे वहाँ थोड़ा सा हम फिर से बताएंगे इसको, ठीक है। अभी तो हम लोग डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जब कम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है, ध्यान से देखो जी, जब कम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है, जब कम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है, इसका प्राइस क्या हुआ, बढ़ा। देखो जब कम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ा इसका और डिमांड घटा इसका, ठीक है। तो लिख लो, जब कम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में वृद्धि होती है तब मांग या ओरिजिनल मांग, जब कम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में वृद्धि होती है तब मांग ओरिजिनल घटती है या घट जाती है, और मांग की रेखा किधर, मांग की रेखा बाईं तरफ शिफ्ट कर जाती है, मांग की रेखा बाईं तरफ शिफ्ट कर जाती है। व्हेन प्राइस, इंग्लिश में लिख लो, व्हेन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेज देन डिमांड ब्रैकेट में ओरिजिनल डिक्रीजेज एंड डिमांड कर शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ठीक है। बाकी जैसे डायग्राम वगैरह बनाना है, प्राइस रिप्रेजेंट करता है, यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी, डिमांड डेड फॉर कार, यहाँ पर ठीक है। डायग्राम बना, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर पेट्रोल, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में अंतर, ये भी क्वेश्चन एक और पूछा है, बताएंगे। हो गया कंप्लीट। अब देखो एक बार दूसरा था जी, हम लोग जो पढ़े थे क्या था, हम लोग जो पढ़े थे अभी इसको पढ़ रहे थे ना। देखो कितना चीज पढ़ लिए हम लोग देखो इसको समझ लिए, इसको समझ लिए, इसको समझ लिए, इसको समझ लिए। अब लिखो उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, तीसरा पॉइंट, उपभोक्ता की आय, कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर्स इनकम। देखो ये नॉर्मल गुड्स है, क्या है, नॉर्मल गुड्स है, ये हमारा ओरिजिनल डिमांड है, ये हमारा ओरिजिनल डिमांड है। अब इसमें प्राइस कुछ नहीं चेंज करे, जैसे मान ली डिमांड फॉर क्लॉथ है, हाँ डिमांड फॉर क्लॉथ है, तो आप जो है आपके पास मान ले कि 4 जोड़ी ड्रेस होता था, 4 पेयर ड्रेस होता था। जब आपके पास इनकम मान लिया कि 5,000 रुपया महीना है, तब अब आपकी आमदनी बढ़ गई 5,000 से, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब प्राइस में एवरेज 100 रुपया है तो प्राइस वही है, लेकिन आपकी आमदनी 5,000 से सीधे हो गया 50,000, नौकरी लग गया, तो ड्रेस भी 4 से 30 हो जाएगा,
हर दिन अलग अलग ड्रेस पहन के जाएंगे, प्लस नाइट शूट अलग होता है, खेलने वाला अलग होता है, तो सब इनकम पे डिपेंड करता है। यानी कि उपभोक्ता की जब आय बढ़ती है, लिख लो, उपभोक्ता की जब आय बढ़ती है ऐसे करके, है ना, ये डिमांड हुआ, डिमांड फॉर क्लॉथ है ना, यहाँ डी प्राइम कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 4 से हो गया सीधे कितना 40, पी मतलब पेयर, लिख लो ऐसे करके। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तब मांग बढ़ती है, तब मांग बढ़ती है और मांग की रेखा दाईं तरफ शिफ्ट कर जाती है, और मांग की रेखा दाईं तरफ शिफ्ट कर जाती है। When consumers income increases, then demand curve shift rightward, या डिमांड इंक्रीजेज एंड डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। उसी के उल्टा यदि डिमांड प्राइस कम जाएगा, कोरोना में ऐसा हुआ था जी, इनकम कम गया था, है ना, जब इनकम कम गया तो लोग कपड़ा खरीदना कम कर दिए, है कि नहीं, और कम का 2 ही पेयर में काम चलाएंगे, जो फट गया नया नहीं लिए। क्लियर, लिखिए, जब उपभोक्ता की आय में गिरावट होगी, तो उपभोक्ता की आय में गिरावट होगी तो मांग घटेगी, तो उपभोक्ता में आय गिरावट होगी तो मांग घटेगी, और मांग की रेखा बाईं तरफ शिफ्ट कर जाएगी, और मांग की रेखा बाईं तरफ शिफ्ट कर जाएगी। When consumer income decreases, then demand decreases and demand curve shift leftward as shown in the below diagram, जैसा कि नीचे के चित्र में दिया गया है कि नहीं, जैसा कि नीचे के चित्र में दिया गया है, बना लीजिए। हो गया? ठीक, अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट क्या है, देखो इनकम भी हो गया, अब लिखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उपभोक्ता की स्वाद एवं पसंद, टेस्ट एवं प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता की स्वाद एवं पसंद। तो देखो ये भी सिंपल है, जैसे ये कोई खाने पीने वाला वस्तुओं का डिमांड है, प्राइस, इसमें जो प्राइस है ना वही रहेगा, मान लीजिए कि प्राइस 20 रुपया है मैगी का, याद करो, है ना, अब ये मान लें कि 200 पीस बिकता था बाजार में, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैंने बताया। तो अगर मान लें कि इसके फेवर में प्रचार प्रसार हो कि इसको खाने से स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो इसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप लिखाएंगे नहीं बार बार, समझ गए ना। जब अगर होगा कि भाई ये काफ़ी अच्छा है, तो इसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि अब इसका लगे नहीं, इसको खाने से बीमारी फैलता है, तो अगर ऐसा होगा तो मांग क्या होगा, घट जाएगा। समझ गए, समझ गए ना, लिखना जरूरी नहीं है। जब टेस्ट एवं पसंद फेवर में होगा तो डिमांड बढ़ेगा, अगेंस्ट में होगा डिमांड घटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो बैक आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू चेंज प्राइस। लिखो भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन की संभावना, भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन की संभावना, भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन की संभावना। देखो ऐसा कोविड में हुआ था जी, हुआ था ना, जैसे आपका ओरिजिनली डायग्राम है, बहुत सिंपल है, मतलब डिमांड फॉर पोटैटो या डिमांड फॉर फ्लोर माने आटा। तो जब लॉकडाउन हुआ था, तब आटा, जब लॉकडाउन हुआ था, है कि नहीं, तो लग रहा था कि भविष्य में और दाम बढ़ सकता है ना। यदि लगे कि भविष्य में दाम बढ़ने वाला है तो अभी का डिमांड बढ़ जाएगा, और लगेगा घटने वाला है तो अभी का डिमांड घट जाएगा। तो लिखो, डायरेक्ट लिखा देते हैं, इफ़, पहले हिंदी में लिखा देते, तुम हिंदी,
देखो, यदि भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की संभावना हो, यदि भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की संभावना हो, तब प्रचलित मूल्य पर तत्काल मांग बढ़ जाती है और मांग की रेखा दाईं तरफ शिफ्ट कर जाती है। मांग की रेखा दाईं तरफ शिफ्ट कर जाएगी या शिफ्ट कर जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि भविष्य में मूल्य में गिरावट की संभावना हो, तब प्रचलित बाजार मूल्य पर मांग घट जाएगी। तब प्रचलित मूल्य पर मांग घट जाएगी और मांग की रेखा बाईं तरफ शिफ्ट कर जाएगी। If there is possibility to increase the price in near future, then present demand at prevailing price will increase in the market, and similarly when there is possibility to decrease the price of the commodity in near future, then present demand will decrease at prevailing price in the market and demand का shift leftward। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? आज यहीं तक रखिए, अगले दिन जो बचा दोनों हम बचा देंगे। हाँ, बना लीजिए।